नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस घटना के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ, आप यकीन मानिए आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। ये जो सच्ची घटना है वो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में पल्ली नाम के एक इलाके में, एक मोहल्ले में। वहाँ पर एक सेना का एक रिटायर्ड कर्नल होता है, अपनी पत्नी के साथ एक शानदार घर में रहता है और ये लेफ्टिनेंट कर्नल सेना में डॉक्टर था, जो कि अब रिटायर हो चुका था, जिसका नाम था सोमनाथ परिदा। और इस मोहल्ले में सोमनाथ परिदा का घर लोगों को बड़ा ही अजीब लगता था। सोमनाथ ने उस घर में कुछ ऐसा कर दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक भी था, जिसे पूरे उड़ीसा को झकझोर कर रख दिया। सोमनाथ परिदा ने 1977 में उषाश्री से शादी की थी। शादी के बाद सोमनाथ परिदा और उषाश्री दोनों एक साथ रहने लगे। इनके 2 बच्चे हुए थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बन गया, जो कि अमेरिका चला गया, और बेटी भी दुबई में सेटल हो गई। अब 1998 में जो कर्नल सोमनाथ परिदा है वो सेना में डॉक्टर की नौकरी से रिटायर हो गए और अपनी पत्नी के साथ इस 2 मंजिला घर में रहने लगे। अब इस घर में ये सिर्फ दोनों मियाँ बीवी ही रहा करते थे। जो सोमनाथ है उसकी उम्र 70 साल की थी और जो उनकी पत्नी है उषाश्री लगभग 60 से 65 साल की थी। सोमनाथ का जो बिहेवियर है वो बहुत ही अजीब था। उनके मोहल्ले के जो लोग हैं वो बताते हैं कि सोमनाथ परिदा उस मोहल्ले का सबसे अजीब आदमी था और जो इसने कांड किया उससे भयानक कांड कोई कर भी नहीं सकता। आसपास के जो लोग थे, उस मोहल्ले के जो लोग हैं, वो उस घर के अंदर जाना तो दूर, उस घर के आसपास भी नहीं जाते थे। और अब जो सोमनाथ परिदा है वो शाम के 6 बजे ही हमेशा सो जाता था और आसपास का जो एरिया है वो इतना सुनसान हो जाता था उनके घर का कि मानो यहाँ पर कोई रहता ही ना हो। और अगर उनके घर के आगे कोई गाड़ी पार्क कर देता या गाड़ी खड़ी कर देता तो सोमनाथ उस पर चिल्लाने लगता। शाम के 6 बजे का जो वक्त होता है उस वक्त मंदिरों में घंटी बजती है, उस घंटी से भी उसे गुस्सा आता था। अब ये दोनों ही पति पत्नी साथ में रहते हैं। घर परिवार अच्छे से संपन्न होते हुए भी इन दोनों के लड़ाई झगड़े हमेशा बने रहते थे। जो सोमनाथ है उसने इसी मोहल्ले में एक छोटा सा क्लिनिक भी ओपन कर लिया था जब वो रिटायर हो गया। उसके बाद सोमनाथ के जो दोनों बच्चे हैं वो कभी भी अपने पापा से बात नहीं करते थे, ना ही वो फ़ोन पर किसी भी तरह की कोई भी वार्तालाप करते थे। वो सिर्फ अपनी माँ से ही बात किया करते थे। उनके बेटा और बेटी को अपने पापा का जो स्वभाव है बहुत ही अजीब और डरावना लगता था। वो अपने पापा से ज़्यादा बात नहीं करते थे। और इसी दौरान ये बात है 2013 के जून महीने के एक दिन की। सोमनाथ का बेटा डॉक्टर मनोज परिदा अमेरिका में रहता था। वह अपनी माँ उषाश्री को फ़ोन करता है, लेकिन उसकी जो माँ है वो फ़ोन नहीं उठाती है। अब फ़ोन नहीं उठाती, उसके बाद दोबारा से जब वो फ़ोन मिलाता है तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो मनोज को लगता है माँ कहीं बाहर गई होगी, फ़ोन नहीं मिला, और उसके बाद शायद बैटरी जो है चार्ज ना हो, तो इसके चलते शायद स्विच ऑफ हो गया होगा। लेकिन वो लगातार कुछ दिन ऐसे ही फ़ोन करता है, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब ऐसे करते करते 19 से 20 दिन बीत जाते हैं। मनोज को घबराहट होने लगती है। आखिरकार जो माँ है वो फ़ोन स्विच ऑफ क्यों रखा हुआ है। तो आखिर मनोज ने अपने पिता को फ़ोन किया। अपने पिता से पूछता है कि माँ कहाँ है, माँ से मेरी बात कराओ। तो उसका पिता कहता है तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन सुरेखा के पास यानी कि दुबई गई हुई है। तो बेटा मनोज तुरंत फ़ोन रख देता है और अपनी बहन सुरेखा को दुबई में फ़ोन लगाता है। और जैसे ही फ़ोन मनोज अपनी बहन सुरेखा से पूछता है लगा के कि माँ कहाँ है, माँ यहाँ है, तो सुरेखा कहती है माँ मेरे पास नहीं है और मैं कई दिनों से माँ से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन माँ का फ़ोन नहीं मिल रहा। ये सुनते ही मनोज चौंक जाता है। उसे शक हो जाता है कि उसे किसी बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा है। तो मनोज परिंदा जो है वो भुवनेश्वर में रह रही अपने ही मामा को फ़ोन करता है, उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि आप जल्दी से जाकर घर पर चेक करके आओ कि जो माँ है वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। क्योंकि मनोज जो है उसे अपने पापा पर भी डाउट था। अब 23 जून 2013 की जो शाम है, लगभग 5 बज चुके हैं। उषाश्री का भाई और उसकी बहन सोमनाथ के घर आगे पहुंच जाते हैं। दरवाजे की घंटी बजाते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। एक बार फिर घंटी बजाते हैं। सोमनाथ
परिदा आता है, लेकिन वो घर का दरवाजा नहीं खोलता। वो खिड़की से इन दोनों से बात करता है। तो मनोज का मामा कहता है कि उषा कहाँ है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो सोमनाथ कहता है वो अपनी बेटी के पास गई है। ये सुनकर मामा को पूरा शक हो जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो मामा सोमनाथ से दरवाजा खोलने को कहता है। ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी कि सोमनाथ दरवाजा ही नहीं खोल रहा था। अब डॉक्टर सोमनाथ खिड़की बंद करके अंदर चले जाते हैं, लेकिन उस घर के बाहर अब भी उषा के भाई बहन खड़े थे। उषा का भाई तुरंत मनोज को फोन करता है, सारी बात बताता है। तो मनोज को भी अंदाजा हो जाता है कि घर में कुछ हो गया है। तो मनोज मामा से पुलिस स्टेशन जाने को कहता है और मामा पल्ली के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और पुलिस को लेकर उस घर के पास पहुंच जाते हैं। पुलिस उस घर के बाहर खड़ी दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन जब डॉक्टर साहब दरवाजा नहीं खोलते तो मजबूरन पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ता है। पुलिस दरवाजा तोड़ देती है और उस घर में चली जाती है, जो अंदर से बड़ा ही अजीब लग रहा था। तो अब पुलिस सोमनाथ से पूछती है कि उषा श्री कहाँ है। तो सोमनाथ कहता है कि वो अपनी बेटी के पास दुबई गई है। तो पुलिस पूछती है कि कब गई थी। तो सोमनाथ कहता है कि 3 जून से उसे गए हुए आज लगभग 30 दिन हो गए हैं। तभी पुलिस कहती है कि उसकी बेटी से बात हुई है, उषा वहाँ नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुनते ही सोमनाथ घबरा जाता है। जब पुलिस घर की तलाशी लेनी शुरू करती है, पुलिस को कुछ नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस को भी लगा कि सोमनाथ सही बोल रहा है। तभी पुलिस के कुछ जवान सोमनाथ परिदा के बेडरूम में खड़े थे। तो उन्होंने बेडरूम के कोने में पड़े 2 बड़े बड़े आर्मी के ट्रंक दिखाई देते हैं, तो जो अक्सर आर्मी वाले अपने सामान को रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन ट्रंक पर ताला लगा हुआ था। तो पुलिस सबसे पहले इन तालों को खोलती है और जैसे ही ताला खोला गया तो पुलिस देखती है उन ट्रंकों में 11 टिफिन रखे हुए थे, यानी इन दोनों ट्रंकों में लगभग 22 टिफिन रखे हुए थे। तो पुलिस एक बार सोचती है कि शायद सोमनाथ जो है वो पार्ट टाइम खाने की डिलीवरी का काम करता होगा, लेकिन फिर घर की हालत और डॉक्टर साहब की हालत देखकर और रहन सहन देखकर वो समझ जाते हैं कि ये ऐसा काम करने वाले तो नहीं हैं। तो उसके बाद जो पुलिस है, जब पहला टिफिन खोला तो वहां पर खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद बारी बारी से सारे टिफिन खोले जाते हैं। तो लोगों के सामने इतना भयानक मंजर था जिसे देखकर हर कोई सिहर जाता है। दरअसल वो 9 इंच के 22 टिफिन जो थे वहां पर खाना रखने वाले, उसमें इंसानी मांस के 300 छोटे छोटे टुकड़े थे, जिन पर ऐसा केमिकल डाला गया था जिससे स्मेल ना आए। और ये इंसानी मांस के टुकड़े थे सोमनाथ की पत्नी उषा श्री के, लेकिन इन टुकड़ों में उषा श्री का सर गायब था। इसके बाद घर की तलाशी लेने पर घर में पड़े एक टेबल के ऊपर पड़े एक बॉक्स में उषा श्री का सिर रखा हुआ था, जो कुछ हद तक सड़ चुका था, जिसके बाल सड़ चुके थे, झड़ चुके थे, जिसके सर पर गहरी चोट के निशान थे। अब सबसे अजीब बात यह थी कि सोमनाथ ने बताया कि वो उस सर से रोज रात को बात किया करता था। और दोस्तों, आप इस मंजर के बारे में सोचकर देखिए, आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन अब पुलिस वाले भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर सोमनाथ ने ऐसा क्यों किया और कैसे अपनी पत्नी के 300 टुकड़े कर दिए, और फिर आखिर क्यों उन टुकड़ों को टिफिन में डाला। पुलिस जब इन सारे सवालों के बारे में सोमनाथ से पूछती है तो सोमनाथ जो कहानी पुलिस को बताता है वो दिल दहला देने वाली होती है। उसने कहा कि 3 जून को उसकी पत्नी को बहुत तेज गुस्सा आया हुआ था और वह अपने सिर जोर जोर से जमीन पर पटक रही थी। एक ही बात बोल रही थी कि उसकी समाधि साईं बाबा की सीढ़ी में बननी चाहिए, और ऐसे कहते हुए वह खुदकुशी कर लेती है। तो पुलिस आगे सोमनाथ से कहती है कि तुमने इसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं दी। सोमनाथ कहता है कि वह पुलिस को ये बताता तो उसकी इमेज खराब हो जाती। तो पुलिस आगे पूछती है कि लाश के टुकड़े क्यों किए और टुकड़ों के को आखिर टिफिन में क्यों डाला। तो सोमनाथ ने पूरी कहानी बताई और कहा कि मेरी पत्नी के मरने के बाद मैंने सबसे पहले घर की मेड और धोबी की छुट्टी की, उसी रात जिस दिन उसकी पत्नी की मौत हुई थी। अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी और ऑपरेशन करने वाले ब्लेड से 100 टुकड़े कर दिए। उसके बाद धीरे धीरे उस लाश के और टुकड़े करता गया और वह हर रोज 2-3 टिफिन अलग अलग दुकानों से खरीदता ताकि शक न हो, और टुकड़ों पर कुछ रसायन छिड़क देता ताकि स्मेल ना आए। और इसके बाद सोमनाथ रात के वक्त लाश के और टुकड़े करके टिफिन में पैक करता गया, क्योंकि सोमनाथ परिदा कहता है कि वो उन टुकड़ों को शिरडी साईं ले जाएगा और अपनी पत्नी की वहां पर समाधि बनाएगा। और एक अजीब बात यह भी थी कि वो इन 20 दिनों में सुबह अपने क्लिनिक भी चला जाता और काम भी किया करता था, और इसी बीच उसने अपनी क्लिनिक में अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया।
और किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगने दी। इसके बाद सोमनाथ को पुलिस कस्टडी में लिया जाता है। सोमनाथ की मानसिक जांच की जाती है, लेकिन सोमनाथ की मानसिक हालत बिल्कुल ठीक थी। और इसके बाद उन मांस के टुकड़ों और सिर की जांच की जाती है तो पता चलता है कि जो उषाश्री है उसके सिर पर किसी भारी चीज से मारा गया और ये कोई खुदकुशी नहीं थी। कहानी सोमनाथ ने बताई थी वो भी सच नहीं थी। दरअसल जो उषाश्री है वो अपने पति और उसकी एक महिला मित्र पर शक करती थी, जिसके कारण उनके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते थे। और एक दिन सोमनाथ ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को ही मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके टिफिन में पैक कर दिया। और उस मौका मिलते ही वह उन टिफिन को फेंकने वाला था, लेकिन दोस्तों कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो वो पकड़ा ही जाता है। आज जो सोमनाथ है वो भुवनेश्वर की एक जेल में पूरी तरह से बंद है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की मन की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।